गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? ओके, सब ठीक है। चलो, अच्छी बात है। ओके, स्टार्ट करते हैं। हमारा चला है वीक 4 जनवरी 2025 का। उसमें से हमने 12 क्वेश्चन कर लिए थे। फर्दर अब आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑर्गेनाइजेशंस जॉइंटली डेवलप द संजय द बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम BSS। तो BSS ये है एक बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम। नाम क्या है इसका? संजय। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए संजय क्या है। तो संजय एक बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम है। उसको तैयार किसके द्वारा किया गया, उसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है? तो दो ऑर्गेनाइजेशन है। एक तो हमारी इंडियन आर्मी है। आप ऑप्शन बड़े ध्यान से देख सकते हो, चारों में ही इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी। दूसरी तरफ चेंज है, DRDO, BEL, ESRO, ISRO एंड HAL। अगर आपको ट्रिक रखनी है याद, तो आप ऐसे कर सकते हो कि इंडियन आर्मी तो होगी होगी, लेकिन साथ में क्या है आपका, B से बैटलफील्ड एंड B से भारत। हो सकता है वहां पे संजय लिखा हो और आगे आपके पास सिर्फ BSS लिखा हो। तो आपने समझ जाना है बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम है। उसी तरीके से आपने वहां पे ऑप्शन में इंडियन आर्मी के साथ लिखा हो सिर्फ BEL, तो B और B से कोरिलेट करके आप आंसर निकाल सकते हो। तो इंडियन आर्मी एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने दोनों ने मिलकर इसको तैयार किया है संजय को, जो कि एक बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम है। जहां पे भी लड़ाई वाला एरिया है वहां पे क्या करेगा, अच्छे से क्या करेगा, सर्वे करेगा, प्रॉपर एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देगा ये। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर जी ने, श्री राजनाथ सिंह जी ने इसको फ्लैग ऑफ भी कर दिया है। कहां पे किया है? न्यू दिल्ली के अंदर। न्यू दिल्ली में भी कहां पे? साउथ ब्लॉक। संजय हैज बीन इंडिजिनियसली एंड जॉइंटली डेवलप्ड बाय द इंडियन आर्मी एंड BEL। तो ये फुली मेड इन इंडिया है, इंडिजिनियसली है। एंड फॉलो अप टू द इंडियन आर्मीज ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन 2024। दो चीजें अब आपने नोट डाउन करनी है। देखिए क्या क्या नोट डाउन करना है आपने। एक तो आपने ये याद रखना है, 2024 के अंदर इंडियन आर्मी ने बोला कि हमें घोषित करना है अपने इस साल के ईयर को ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन किसने बोला था? इंडियन आर्मी ने। 2024 को उन्होंने घोषित किया था। एक चीज ये याद रखनी है। दूसरा, इंडियन आर्मी एंड BEL ने संजय को तैयार किया है। फ्लैग ऑफ किसने किया है? हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने किया है। कहां पे किया है? साउथ ब्लॉक, न्यू दिल्ली के अंदर किया है। ये क्या है? ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जो इंटीग्रेट करेगा इनपुट को। मतलब कि पूरा का पूरा डाटा जो होगा आपका ऑल ग्राउंड, मतलब कि ग्राउंड के ऊपर, साथ ही साथ में एरियल, जो भी आपका बैटलफील्ड है जहां पे लड़ाई होनी है या वैसा एरिया जहां पे लग रहा है कि हो सकता है कुछ ऐसा, तो वहां का ग्राउंड वाला सिस्टम और वहां का एरियल सिस्टम, वहां की पूरी प्रोसेसिंग करेंगे, उसको प्रॉपर से क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। और एग्जैक्ट आर्मी डाटा नेटवर्क और सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू ये क्या करेंगे, पूरा काम करेंगे, एक सर्विलेंस पिक्चर देंगे हमारी इंडियन आर्मी को। दिस सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड अंडर द बाय कैटेगरी एट अ कॉस्ट ऑफ RS 2402 करोड़। देखिए ना, आउटले आपने इसका याद रखना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, आउटले पूछा जाता है। इसको आपने एग्जैक्ट लर्न करना है, कितना आउटले रखा है इसके लिए, कितना खर्चा हुआ है इसको तैयार करने के लिए। 2402 करोड़, 2402 करोड़। और 3 फेजेस के अंदर ये होगा। और ये आपका स्टार्ट हो जाएगा विद इफेक्ट फ्रॉम मार्च टू अक्टूबर 2025। नेक्स्ट लाइन आपने और अच्छे से याद करनी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बोला कि हमारी जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज हैं, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, उसमें हम क्या करेंगे, इस साल 2025 के अंदर रिफॉर्म करेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डिक्लेयर किया है 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म। ये क्वेश्चन आपको आएगा, तो ये आपने लर्न करना है। 2024 का किया था इंडियन आर्मी ने अपने आप को घोषित ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे। और इन ईयर ऑफ रिफॉर्म 2025 के लिए किसने बोला? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मिडिल क्लास इंडिया ड्राइविंग चेंज इन द 21st ऑफ सेंचुरी। देखिए, बुक का नाम है मिडिल क्लास इंडिया एंड ड्राइविंग चेंज इन द 21st ऑफ सेंचुरी। 21वीं शताब्दी चली हुई है, 21st सेंचुरी चली हुई है। उसके अंदर एक मिडिल क्लास की लड़की है जिसका नाम है मनीषा। एम से मनीषा, एम से मिडिल क्लास।
ठीक है, वो बोल रही है कि 21st सेंचुरी के अंदर मेरे को क्या करना है, अपने आप के अंदर चेंज लेके आने हैं। तो इस तरीके से आपको रिलेट करके आपका आंसर मिल जाएगा। एम से मनीषा एंड एम से ही है आपका मिडिल क्लास, ठीक है। एंड पब्लिशर है इसके एल्फ बुक कंपनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द खो खो वर्ल्ड कप 2025। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 हुआ, उससे रिलेटेड आपको स्टेटमेंट दी है, आपने बतानी कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट, द इनऑगरल एडिशन ऑफ द खो खो वर्ल्ड कप वॉज हेल्ड इन मुंबई इंडिया। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी होगी गलत, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। हुआ था खो खो वर्ल्ड कप, लेकिन ये कहां पे हुआ आपका, ये आपका हुआ न्यू दिल्ली के अंदर, तो ये हो गया गलत, इसलिए स्टेटमेंट गलत। सेकंड स्टेटमेंट, इंडिया डिफीटेड नेपाल इन द मेंस फाइनल। ठीक है, तो इंडिया ने डिफीट किया नेपाल को मेंस फाइनल में, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ये ना थर्ड स्टेटमेंट होनी थी, ये वाली, ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई है। थर्ड स्टेटमेंट रहनी आपकी, द मैस्केट फॉर द इंडियन वुमेन्स टीम वॉज तारा एंड ऑरेंज गैजल सिंबलाइजिंग गाइडेंस एंड एस्पिरेशन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दो मैस्केट थे इसमें, एक इंडियन मेंस टीम के लिए था, एक इंडियन विमेन टीम के लिए था, ठीक है। और जो इंडियन विमेन टीम थी उसके लिए जो मैस्केट था तारा, अगर आपको याद होगा ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, तारा और तेजस। तारा क्या था, विमेन के लिए था, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इसको ना नंबर थर्ड देना था, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है। तो आपका राइट आंसर होता है सेकंड एंड थर्ड, ये आपका राइट आंसर। खो खो वर्ल्ड कप 2025, इंडिया स्क्रिप्ट हिस्ट्री इन द इनॉग्रल एडिशन एज बोथ मेंस एंड वुमेन्स टीम लिफ्ट ट्रॉफीज। सबसे अच्छी बात पता क्या है, ये जो खो खो का वर्ल्ड कप हुआ है 2025 का, इसके अंदर चाहे इंडिया की मेंस टीम की बात करिए चाहे विमेन टीम की बात करिए, दोनों में ही भारत जीता है। और दोनों ही में हमने पता किसको हराया है, नेपाल को। तो फाइनल चाहे मैन की कैटेगरी में बोले चाहे विमेन की कैटेगरी में बोले, इंडिया और नेपाल के बीच में हुआ, जिसमें भारत जीता और नेपाल हारा। The Indian men's and women's teams created history at the Indira Gandhi Indoor Stadium in via beating Nepal in their respective final and winning the Kho Kho World Cup 2025 टाइटल। और हुआ कहाँ पे, न्यू दिल्ली के अंदर हुआ। न्यू दिल्ली में भी कहाँ पे हुआ, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कहाँ पे है, ठीक है। द खो खो वर्ल्ड कप 2025 वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली एंड ये हुआ आपका 13 से 19 जनवरी 2025 के बीच में। एंड दिस वाज द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द खो खो वर्ल्ड कप। आपको पता है ये फर्स्ट ही एडिशन था एंड बैक्ड बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। द टूर्नामेंट फीचर 20 मेंस एंड 19 वुमेन टीम। तो इसमें पार्टिसिपेट किया 20 इसमें मेंस की टीम थी एंड 19 इसमें वुमेन की टीम थी। और मैन फाइनल में इंडिया ने डिफीट किया नेपाल को। और की प्लेयर कौन थे, हमारे कैप्टन। तो मैन टीम के आपके कैप्टन कौन थे, प्रतीक वायकर। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये है प्रतीक वायकर जी। एंड विमेन फाइनल में भी हमने नेपाल को ही हराया और उसमें जो हमारी कैप्टन रही वो रही आपकी कैप्टन प्रियंका इंगले। की प्लेयर ये रही प्रियंका इंगले। तो दोनों ही याद करने, प्रतीक और प्रियंका। एक चीज फिर देखो यहाँ पे कॉमन है, अगर आपको एलिमिनेट ही करना है तो पी से प्रतीक एंड पी से प्रियंका, दोनों ही पी वाले लकी थे और नेपाल को हमने हरा दिया। ये है आपकी प्रियंका जी। अब मैस्केट के बारे में समझते हैं। दो मैस्केट थे, हमने पहले भी किए हुए हैं, तेजस एंड तारा। अब यहाँ से आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। देखिए जो तेजस है ये मेंस टीम के लिए है और तारा विमेन टीम के लिए है। जो तेजस है ये ब्लू गैजल था और ये सिंबलाइज करता है किस चीज को, ब्रिलियंस एंड एनर्जी को। तेजस, तेज लोग है ना, बड़े तेज हैं, तेज मतलब ब्रिलियंट है, एनर्जेटिक है, तो ऐसे याद कर सकते हो। दूसरा है आपका तारा। तारा विमेन टीम के लिए था, ऑरेंज कलर का है। ब्लू कलर वैसे भी बॉयज डालते हैं और ऑरेंज कलर ज्यादा लड़कियां डालती हैं। और तारा रिप्रेजेंट करता है गाइडेंस को एंड एस्पिरेशन को। अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि पुराने वक्त में तो होता नहीं था नेविगेशन सिस्टम के लिए, कैसे करते थे वो, जो भी उनके जो शिप जाते थे, हमारे बोट वगैरह जाती थी, वो कैसे करते थे, तारों को देख के क्या करते थे, मतलब रास्ता ढूंढते थे। तो बस, तो तारा क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है, एस्पिरेशन दे रहा है। तो ये थे आपके दो मैस्कट।
Okay, next question. Mahesh Kumar Agarwal has recently been appointed as the ADGP of which organization? Additional Director General of Police. तो कोई डायरेक्टर जनरल नहीं है ये क्या बनाए हैं? एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एडीजीपी होते हैं ना, डीजीपी, एडीजीपी। तो एडीजीपी बने हैं महेश कुमार अग्रवाल। किसके बने हैं? ये बने हैं आपके बीएसएफ के, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के। इसके लिए मैं आपको ट्रिक देती हूँ। देखो, बॉर्डर के ऊपर अगर काम करना है तो अगर वगर करने वाला इंसान नहीं चाहिए कि वो कोई अगर वगर करे। अच्छा, ये नहीं बैठेगी, ठीक है। बॉर्डर के ऊपर काम करना है, बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी की बात है, तो महेश कुमार जी बोल रहे हैं मुझे अगर वगर नहीं चाहिए कि आप अगर मगर करो, मुझे चाहिए काम बिल्कुल एग्जैक्ट, क्योंकि यहाँ पे बात है बॉर्डर की। आपको पता है बीएसएफ कहाँ पे आपकी डिप्लॉय है? हमारी इंडिया और पाकिस्तान के जो बॉर्डर है वहां पे, तो इसलिए वहां पे तो बिल्कुल सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए। तो महेश कुमार जी बहुत स्ट्रिक्ट है, बोले कोई अगर वगर नहीं। तो ये बन गए हैं आपके एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और बीएसएफ क्या है? हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। आपको पता है जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, वैसे तो हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लेते हैं। देखिए, सीएपीएफ पहले ना इसको बोला जाता था पैरामिलिट्री फोर्सेस, मतलब इसकी जो फुल फॉर्म थी पहले वो थी आपकी एब्रिविएशन CPMF, मतलब कि सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्सेस। फिर बाद में 2011 के अंदर इंडिया ने बोला कि ये पैरा मिलिट्री वर्ड को काट देते हैं यहाँ से और रख लेते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, ठीक है। और पैरा मिलिट्री वर्ड को यहाँ से ड्रॉप कर दिया गया 2011 में। कब? 2011 के अंदर। और जो मेजरली जो आपकी बीएसएफ है ये जनरेट हुई थी जब आपका 1965 में इंडो पाक वॉर हुआ था, ठीक है। इसको मैं इरेज ही कर देती हूँ, नहीं तो दिखेगा नहीं आपको। तो ये हैं महेश कुमार अग्रवाल जी, तमिलनाडु कैडर से हैं ये, वहां पे आईपीएस ऑफिसर थे। Mr. Agarwal served in the Central Bureau of Investigation as its Joint Director in चंडीगढ़। ये ऑलरेडी सीबीआई के अंदर भी रह चुके हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर चंडीगढ़ के अंदर। एंड ही इज द रेसिपिएंट ऑफ द प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस एंड पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस। तो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, क्योंकि देखिए इनको ना प्रेसिडेंट पुलिस मेडल भी मिला है, जो कि काफी बड़ा मेडल होता है, तो वो भी इन्हें मिल चुका है। एंड बीएसएफ इट इज वन ऑफ द सेंट्रल 7 Central Armed Police Forces of India and was raised in December 1965। अच्छा, अब मुझे आप बताओगे, आपको पता है कि हमारी सीएपीएफ कितनी है? 7 है ना। 7 क्या है? हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं। तो उसी में से एक है हमारी बीएसएफ। रिवीजन कर लेते हैं कौन कौन सी हैं, जैसे कि अच्छा मुझे ये बताइए कि 7 जो हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं उसमें से सबसे पुरानी कौन है? बताओ, बोल के ही बता दो। किसी को भी नहीं है याद? असम राइफल। असम राइफल सबसे पुरानी है, ठीक है। जिसके अंदर फिर और कौन आती है? इसके अंदर आईटीबीपी आती है। आईटीबीपी कहाँ पे आपकी डिप्लॉय होती है? इंडिया और चाइना के बीच में। रही बात आपकी फिर एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, जहाँ पे इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है और इंडिया और भूटान का बॉर्डर है, वहां पे होती है डिप्लॉय। फिर सीआरपीएफ है, जिसके अंदर आपने सुना होगा कोबरा बर्ड, सुना होगा, है ना। जिसके अंदर आपके कोबरा सेक्टर क्या है? ये कमांडो होते हैं, तो कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। तो ये कॉम्बैट करते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर, जो जहां पे भी आपको लगता है जंगल वॉरफेयर हो रहा है, नक्सलवाद है, तो वहां पे आपके सीआरपीएफ एक्टिव हो जाते हैं। बीएसएफ इट इज वन ऑफ द, हो गया आपका सीएपीएफ की एक क्या है ये मतलब एक फोर्स है। और ये रेज हुई थी आपकी दिसंबर 1965 में। इट वाज रेज्ड इन द वेक ऑफ द 1965 वॉर टू एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द बॉर्डर ऑफ इंडिया। 1965 के अंदर क्या हुआ था? इंडो पाक वॉर हुआ था। आपको पता है इंडो पाक वॉर जब 1965 में हुआ था, ये कैसे स्टार्ट हुआ था? इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बता देती हूँ इसकी। ये वो स्टार्टिंग हुई थी पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान ने चलाया था एक ऑपरेशन जिसका नाम है ऑपरेशन जिब्राल्टर, सुना होगा आपने।
ऑपरेशन जिब्राल्टर करके उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया था, कोड नेम था उसका ऑपरेशन जिब्राल्टर। उसके तहत उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान की आर्मी ने, जो भी उनके आर्मी के अपने अफसर थे और जो भी उनकी आर्मी थी, आर्मी पर्सोनल्स एंटर हुए जम्मू कश्मीर के अंदर एंटर हुए एज अ नॉर्मल, वहीं की आबादी बन के, वहीं के लोकल लोग बन के, और वहां पे उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया। फिर उसका रिजल्ट ऐसा हो नहीं सकता कि भारत रिप्लाई ना करे। फिर फर्दर हमने उनको अच्छे से उसका जवाब दिया ऑपरेशन जिब्राल्टर का, और फिर फाइनली हम उसमें जीते थे, लेकिन लास्ट में ये वॉर चलता रहा। लेकिन फिर फाइनली हमने वो इसको एक डिक्लेरेशन होता है, तो डिक्लेरेशन कौन सा होता है आपका, ताशकंद डिक्लेरेशन होता है। वो होता है आपका जनवरी, कब होता है वो होता है आपका, मैं ना शॉर्ट में ही लिखूंगी क्योंकि फिंगर से लिखना होता है तो टाइम लग जाता है। ये हुआ था आपका 10 जनवरी 1966 को। तो 10 जनवरी 1966 को फिर ताशकंद डिक्लेरेशन होता है, और इसमें सिग्नेटरी कौन होते हैं, सिग्नेटरी होते हैं हमारे यहाँ से जाते हैं हमारे पीएम ऑफ इंडिया, कौन, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, और पाकिस्तान की तरफ से होते हैं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान, मोहम्मद अयूब खान। और यहाँ से हमारी तरफ से कौन होते हैं, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। तो ये फिर उसके बाद क्या करते हैं, वहां पे एग्रीमेंट करते हैं। और आपको पता है 10 जनवरी को ये वहां पे सिग्नेचर करते हैं, और उसके नेक्स्ट डे ही लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया था ताशकंद के ही अंदर, जो कि आज तक मतलब आपका एक रहस्य ही रह गया है। And it is the only CAPF which has its own water wing, air wing and other ancillary unit. और ये इकलौती आपकी ऐसी CAPF की फोर्स है जिसके पास अपना वाटर विंग है, एयर विंग है, और दूसरी जो एंसिलरी यूनिट्स भी हैं। और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर। एक होमवर्क देती हूँ मैं आपको, जो बच्चे यूट्यूब पे देखेंगे वो यूट्यूब पे प्लीज हो सके तो आप कमेंट करना, वहां पे कमेंट सेक्शन के अंदर रिप्लाई करना कि जब 1971 में इंडो पाक वॉर हुआ था, उसके बारे में आपको जो भी पता है आप वहां पे लिख सकते हो। दूसरी बात, तो उसके लिए भी एक एग्रीमेंट हुआ था जिससे फिर 1971 का वॉर खत्म हुआ था, है ना। तो आप उस एग्रीमेंट का नाम बताओगे। ये हुआ था आपका जब 1965 का वॉर हुआ था, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये हुआ था आपका ताशकंद डिक्लेरेशन से फिनिश, जो कि आपका कब हुआ था, 10 जनवरी 1966 को। सिग्नेटरी भी मैंने आपको बता दी कि कौन है। अब आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में 1971 का, बहुत फेमस है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which celestial body has been added to the World Monuments Fund list of at-risk heritage sites due to concerns over commercial exploitation and possible damage? बहुत ही एक चिंताजनक बात है कि एक ऐसी बॉडी है जिसको अब बोला गया कि वर्ल्ड मोन्यूमेंट फंड के अंदर इसको डाल दीजिए, क्योंकि इसके ऊपर इतना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कमर्शियली। हर दूसरे दिन कोई ना कोई देश यहाँ पे किसी न किसी को भेज रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है फ्यूचर में भी डैमेज हो सकता है यहाँ पे, है ना। तो इन्होंने क्या किया, अर्थ का तो कर दिया है इन्होंने काम खराब, अब ये नहीं छोड़ रहे हैं इनको भी। तो कौन हो सकते हैं, इकलौते हमारे मून जी। तो इसका राइट आंसर होगा द मून। मून एडेड टू लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड कल्चर साइट्स फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार हो रहा है ऐसा। आज तक होता था कि जो आपकी अर्थ की चीजें होती थी, अर्थ के ऊपर कुछ भी होता था उसको इंक्लूड किया जाता था, लेकिन इस बार ही डाला गया है मून को भी, क्योंकि आपको पता है हम लोग भी भेज रहे हैं, बाकी कंट्रीज भी भेज रही हैं, कभी साउथ पोल पे कभी वहां पे कुछ कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं ये तो अब नहीं छोड़ेंगे चंदा मामा जी को भी, तो प्लीज अब इनको जल्दी से जल्दी प्रोटेक्ट कर लेते हैं। The moon has been placed on a list of threatened heritage sites owing to fear of potential looting, and बहुत इसको लूटने के ऊपर तुल गए हैं अब ये सारे, and destruction caused by planned commercial trip, जो एक के बाद एक कमर्शियल ट्रिप जा रहे हैं उससे इसको खतरा हो गया है। The watch list of the World Monuments Fund usually include vulnerable culture sites on earth, तो बोलते नॉर्मली होता था कि जो भी अर्थ के ऊपर आपकी वल्नरेबल कल्चर साइट्स होती थी उसको इंक्लूड किया जाता था, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मून को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। और दिस इज सिलेक्शन क्या कह रही है आपकी 2022 के बाद अभी इंक्लूड किए हैं, जैसे कि एक किया है काफाक नान, एक प्री हिस्पैनिक आपका इंडियन रोड सिस्टम है जैसे कि आपको दिख रहा है, तो इसे भी इंक्लूड किया गया है वर्ल्ड मोन्यूमेंट के अंदर। एंड अंताकिया इन टर्की, ये है आपका अंताकिया इन टर्की,
देन आपका नोटो पेनिनसुला इन जापान, ये सब आपको याद होने चाहिए। नोटो पेनिनसुला इन जापान, जो कि आपके अर्थक्वेक की वजह से डैमेज हो गए थे, तो इसलिए इनको भी डाल दिया गया है। एंड द मून वाज इंक्लूडेड अमंग द 25 साइट्स बिकॉज ऑफ माउंटिंग रिस्क एमिडिस्ट एक्सीलरेटिंग लूनर एक्टिविटीज। और मून को डालने का रीजन यही है कि वहां पे बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हो रही हैं, जरूर से ज्यादा, और उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो बोला कि ये बहुत खतरे में, इसको इसमें डाल देते हैं। और कुछ अब इसके लिए रूल रेगुलेशन अच्छे से बनेंगे ताकि थोड़ा सा कंट्रोल में हो सके हर चीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसा आपको पता है कि अभी हाल ही में जनवरी के मंथ में मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा का क्या था, आपका स्टेटहुड डे था। उसी से कोरिलेटेड स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बतानी कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट, मणिपुर मर्ज्ड विद इंडिया इन 1949 एंड वाज इनिशियली अ यूटी। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। मणिपुर आपका मर्ज हुआ था भारत के अंदर 1949 में, और स्टार्टिंग में ये एक यूटी था। बिफोर स्टेटहुड मेघालय वाज एन ऑटोनोमस स्टेट विद असम। हाँ, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। पता है, ये वाला बड़े अच्छे लेवल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा स्टेट था आपका ऑटोनोमस स्टेट, तो वो मेघालय ऑटोनोमस स्टेट था विद इन असम, था असम के अंदर, लेकिन यहाँ पे अपना मतलब ये रूल करते थे, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अगली स्टेटमेंट है त्रिपुरा वाज अ प्रिंसेस स्टेट दैट मर्ज्ड विद इंडिया इन 1949, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। अब समझते हैं इसके बारे में। और 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय का फाउंडेशन डे होता है, जैसे कि हमारा कब होता है, 25 जनवरी को होता है हिमाचल का। अगर हम हिमाचल डे की बात करें तो 15 अप्रैल को होता है। अगर हिमाचल का स्टेटहुड डे की बात करें तो वो कब होता है, 25 जनवरी को। तो 25 जनवरी 1971 को हमारा बना था, और ये इनका कब हुआ था, इनका हुआ था आपका 21 जनवरी 1972 को। मणिपुर स्टेटहुड ईयर 1972, त्रिपुरा स्टेटहुड ईयर 1972 एंड मेघालय स्टेटहुड ईयर 1972। तो इसके लिए आपका अमेंडमेंट आई थी 1971 में, उसके तहत इसको 1971 के जो आपकी 27 नंबर की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके तहत इन तीनों को ही स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था। कब, 21 जनवरी 1972 को। मैंने ऊपर 71 इसलिए बोला क्योंकि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुई थी वो 71 में आई थी, तो उसके तहत इसको बनाया गया था 1972 में, तीनों को ही। अब एक चीज देखो, आप याद कैसे करोगे, आप इसको याद कर सकते हो क्योंकि तीन तीन इकट्ठे हैं, है ना। 21 साल का क्या है, 3 लड़के हैं या 3 लड़कियां ले लो, 21 साल के 3 लड़के हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो एक ट्री को देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो एक ट्री को देख रहे हैं, ठीक है, एक ट्री है उसको वो देख रहे हैं, ठीक है। और इस ट्री के ऊपर ना बड़े सारे नोट लगे हुए हैं, पैसे ही पैसे, मनी ही मनी है, और वो दोनों तीनों बेचारे यहाँ दूर है, ठीक है, यहाँ दूर खड़े हैं वो, और उनको समझ नहीं आ रहा है कि इन पैसों को कैसे निकालें हम। तो वो एक दूसरे को बोल रहे हैं, सेंटर वाला बोल रहा है इन दोनों को, बोल रहा है कि मेरा साथ दो, साथ दो, साथ दो, ठीक है। उम्र कितनी है इनकी, 21 साल। अच्छे, बोले साथ दो किसके लिए, एक ट्री है, ट्री के ऊपर लगी है मनी। तो ये बोल रहे हैं दोनों, बोलते ये तभी हो सकता है पॉसिबल अगर ऊपर से मेघ बरस जाए, यहाँ पे बड़े 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 से बादल बने हुए हैं, अगर ये बरस जाए तो मिल जाएंगे। तो यहां से आप याद कर सकते हो इसको। तो 21 साल से हो गया 21 जनवरी, और 72 साल मतलब कि 7-2, 72 साल नहीं, 7-2 से हो गया 1972। तो और ट्री से त्रिपुरा, मनी से मणिपुर, और मेघालय से मेघ से मेघालय, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 3 हो जाएंगे लर्न। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया था, उससे 1 साल पहले ही 27 नंबर का काम पहले शुरू कर देते हैं ना। आपको पता है हमारा लॉ कितना स्लो है, तो 1 साल तो लग ही जाता है। तो स्टेट्स वर फॉर्म्ड अंडर द 27 नंबर की जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1971। हाँ, एक चीज और, आपसे यहाँ पे अमेंडमेंट भी पूछी जा सकती है, तो 27 नंबर की है। इसको कैसे याद करोगे, 7-2 का उल्टा कर देना, 2 और 7 कर देना, हो गया। की लेजिस्लेशन वही सेम, ईस्टर्न एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971, प्री स्टेटहुड स्टेटस ऑफ मणिपुर का यूटी था, इसका भी यूटी था, एंड आपका मेघालय का क्या था, आपका ऑटोनोमस स्टेट था विद इन असम। और यहाँ पे बहुत ही फेमस 3 हिल हैं आपकी, गारो, खासी और जयंतिया मेघालय के अंदर, और उसी से रिलेटेड यहाँ पे गारो एंड खासी रीजन है। त्रिपुरा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं।
त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है, गवर्नर है यहाँ पे श्री इंद्रसेन रेड्डी नल्लू, ठीक है, श्री इंद्रसेन रेड्डी नल्लू जी, और ये है इंद्रसेन नली रेड्डी जी, और सीएम है यहाँ पे मानिक साहा। त्रिपुरा, देखो कितना इजी ना, त्रिपुरा, ट्री के ऊपर मनी लगी है, यहाँ के तो सीएम भी मतलब मनी मनी है, तो बस मानिक साहा। नेक्स्ट आ गया आपका मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, सीएम है यहाँ के एन वीरेंद्र सिंह, जिनका पूरा नाम है आपका नोंगथोम्बम वीरेंद्र सिंह, और ये पता बहुत ही अच्छे खिलाड़ी भी रह चुके हैं। On February 13, 2025, President rule was imposed in Manipur following the resignation of CM and वीरेंद्र सिंह, जो इन्होंने 9 फरवरी को क्या किया था 2025 में रेजिग्नेशन मतलब रिजाइन कर दिया था, क्योंकि आपको पता वहां पे हालात ठीक नहीं थे और प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। गवर्नर कौन है? श्री अजय कुमार भल्ला जी, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। फिर मेघालय की कैपिटल शिलोंग है, एंड सीएम है कॉनराड सांगमा, सी सांगमा जिनको हम बोलते हैं, और गवर्नर मैंने आपको याद करवाए थे, अगर आपको याद होगा, है ना, मैंने कहा था शंकर जी जब तांडव करते हैं ना तो मेघ बरस जाते हैं, तो मेघालय के विजय शंकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन कंपनी कोलैबोरेटेड विद KNDS फ्रांस टू डेवलप द ट्राजन 155 mm टोड आर्टिलरी गन सिस्टम? इस क्वेश्चन को भी मैं आपको समझाऊंगी, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, यहां से आपको ज्योग्राफी का क्वेश्चन बनेगा। बोलते कौन सी इंडियन कंपनी है जिसने कोलैब किया है KNDS फ्रांस के साथ? किसके साथ किया है? KNDS फ्रांस के साथ, और उन्होंने तैयार किए थे ट्राजन 155 mm, ठीक है, और ट्राजन क्या है आपका? एक आर्टिलरी गन सिस्टम है, तो ये इंडिया की तरफ से LNT, कौन है इंडिया की तरफ से? LNT है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब ये न्यूज में क्यों आया? ये न्यूज में इसलिए आया क्योंकि आपको पता है अभी ना 2 कंट्रियां हैं जिनके बीच, वैसे तो बहुत सी कंट्रियों के बीच में डिस्प्यूट चला है, लेकिन ये वाला डिस्प्यूट बहुत कम बच्चों को पता होगा। 2 कंट्री के बीच में डिस्प्यूट चला है, वो है आपकी A2, मतलब कि आर्मेनिया और अजरबैजान, ठीक है, आर्मेनिया और अजरबैजान, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चला हुआ है। अब ये न्यूज में इसलिए ये क्वेश्चन आया आपका क्योंकि ये जो ट्राजन 155 mm टॉड आर्टिलरी गन सिस्टम है ना, ये अब हम एक्सपोर्ट करेंगे आर्मेनिया को। इंडिया किसको दे रहा है? आर्मेनिया को, क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में लड़ाई चली हुई है, उनका आपस में वॉर सिस्टम चला हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो आर्मेनिया और अजरबैजान है उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट चला है वो कौन से रीजन को लेके चला है? जैसे इजराइल का तो आपको पता है, इजराइल हमास के बीच में वो गाजा वाले को लेके चला गया है ना, तो वहां पे जो आपका फिलाडेल्फी कॉरिडोर है, इन दोनों के बीच में किसको लेके चला है? इन दोनों के बीच में चला हुआ है नागोर्नो, पूरा नाम नहीं लिखूंगी मैं, ट्राई करती हूँ, नागोर्नो, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है इतनी, काराबाख, ठीक है, नागोर्नो काराबाख, ये आपने याद करना है, ये आपको किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो नागोर्नो काराबाख जो डिस्प्यूट है, कन्फ्लिक्ट है, वो 2 देशों के बीच में आपसे पूछेंगे एग्जामिनर, तो वो कौन से 2 देश हैं? वो है आर्मेनिया और अजरबैजान। तो आपस में इनकी लड़ाई चली हुई है, थोड़ा सा मैं इसकी हिस्ट्री बताती हूँ आपको। ये जो नागोर्नो काराबाख वाला रीजन है ना, एक्चुअल में ये वाला रीजन है अजरबैजान के अंदर, जो अजरबैजान है और अजरबैजान के अंदर है, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो रीजन है नागोर्नो काराबाख में, यहाँ पे जो पॉपुलेशन रहती है ना, वो रहती है ज्यादातर आर्मेनियन। तो वो लोग बोलते हैं कि हमारे को ना आर्मेनिया में जाना है, तो जिसकी वजह से फिर यहाँ पे काफी साल पहले इनके बीच में लड़ाई होगी। जब लड़ाई हुई तो आर्मेनिया ने काफी ज्यादा हिस्सा, मतलब ये वाला एरिया कब्जा लिया। फिर बाद में अजरबैजान कुछ सालों के बाद फिर से एक्टिव हो गया, बोला वही है ना, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में चला रहता है JNK को लेके, उसी तरीके से, बल्कि जम्मू कश्मीर तो हमारा ही है, भारत का ही है। तो यहाँ पे आर्मेनिया ने, अजरबैजान ने फिर से इन पे अटैक किया, फिर आर्मेनिया से उन्होंने ये वाला एरिया कब्जा लिया, दोबारा से ले लिया, क्योंकि इन्हीं की टेरिटरी था ये एक्चुअल में, लेकिन पॉपुलेशन आर्मेनियन थी, तो आर्मेनिया, उन्होंने बोला हमने आर्मेनिया में जाना है। तो इस तरीके से इनके बीच में ये डिस्प्यूट चला ही रहता है, और अभी ये फिर से न्यूज में आ गया, फिर से ये अजरबैजान ने अपना ये एरिया ले लिया हुआ है और इनके बीच में लड़ाई चली हुई है। तो आर्मेनिया बोल रहा है हमारे पास ताकत नहीं है, तो वो हमारे प्यारे भारत को बोल रहा है आपके पास ना वो एक आर्टिलरी गन सिस्टम है जिसका नाम है ट्राजन 155 mm, प्लीज आप वो हमें दे दोगे? तो बोला ठीक है, और ये ट्राजन 155 mm ये हमारी
फुली मेड इन इंडिया नहीं है। इसके लिए हमने इसको जो तैयार किया था उसके लिए हमने हेल्प ली थी फ्रांस की, और फ्रांस की कौन, KNDS की। ठीक है, तो ये याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राजन 155 mm टर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, आपको एग्जामिनर शॉर्ट में भी डाल सकते हैं। वो आपसे पूछेंगे बताइए ये जो ट्राजन 155 है ये क्या है, हम सोचेंगे कोई गाड़ी होगी, तो ये गाड़ी नहीं है, ये है एक आपका आर्टिलरी गन सिस्टम। द ट्राजन 155 mm टर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम डिवेल्प्ड जॉइंटली बाय इंडिया एंड फ्रांस, और इसको भारत और फ्रांस मिलके बनाते हैं। एंड हैज बैक्ड एन एक्सपोर्ट ऑर्डर फ्रॉम अर्मेनिया, तो अर्मेनिया ने बोला है कि हमें चाहिए, तो अर्मेनिया को अब हम भेजेंगे। ये है आपका ट्राजन 155। द गन इज जॉइंटली डिवेल्प्ड बाय लार्सन एंड टर्बो। अब इंडिया की तरफ से कौन इसको तैयार कर रहा है, LNT कर रहा है, और फ्रांस की तरफ से इसको कौन तैयार करता है, KNDS करता है। ये भी आपने याद रखना है, LNT एंड KNDS, and has undergone rigorous testing by the Indian Army, meeting all qualitative requirements. The 52 caliber towed gun system is manufactured in India. तैयार इसको इंडिया के अंदर किया जाता है, लेकिन हमने टेक्नोलॉजी कहां से ली है, फ्रांस से। फ्रांस की भी कौन सी, KNDS की हेल्प ली है। आर्टिलरी गन क्या होती है, आर्टिलरी रेफर्स टू लार्ज कैलिबर गन। अभी देखा आपने कितनी बड़ी गन है, गन्स विद बिग बैरल्स, कितने बड़े बड़े बैरल है, देखो यहाँ पे दिख रहे होंगे आप, इसका मुहाना देखिए कितना बड़ा है इसका माउथ। एंड विच कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर लैंड बैटल, करते हैं ना, से घुमाते हैं, आपने देखा होगा लड़ाई में। द आर्टिलरी इज ऑल्सो द नेम फॉर एन आर्मी यूनिट दैट यूजेस दीज बिग गन्स। ठीक है, अच्छा एक चीज और आप नोट डाउन कर लो। अब आपको पता है अर्मेनिया और अजरबैजान न्यूज में है, थोड़ा टाइम लेगा ये क्वेश्चन, लेकिन आप इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि जो अजरबैजान है वो उसके जो पड़ोसी हैं ना वो कौन कौन से हैं, तो उसके पड़ोसी हैं रशिया, जॉर्जिया, अर्मेनिया, ईरान और तुर्की, जिसको हम पहले टर्की बोलते थे, अब उसका नाम टर्की हो गया है। अजरबैजान की आपसे कैपिटल पूछ सकते हैं, तो अजरबैजान की एक भाईजान है ना, बहुत बक 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 करते हैं, बक बक से बाकू, तो अजरबैजान की कैपिटल है आपकी बाकू। अर्मेनिया की कैपिटल है येरेवन। ठीक है, ये रे वन। ठीक है, अब आपको ना इन दोनों की पता होनी चाहिए, मतलब ये बॉर्डर किस किस के साथ बनाते हैं, क्योंकि जिस वक्त पे रशिया और यूक्रेन का वॉर चला हुआ था ना, अभी भी चला ही है, तो उनसे बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम दो, अच्छे से अच्छे लेवल का एग्जाम दो, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, तो उनसे पूछा गया था कि यूक्रेन के बताइए कि उसके बॉर्डर कंट्री कौन से। अब आपसे पूछा जाएगा अजरबैजान और अर्मेनिया का, तो अजरबैजान के लिए ट्रिक है आपके लिए, गिटार। ये किसके लिए, अजरबैजान के लिए। जी से जॉर्जिया, आई से ईरान, टी से तुर्की, एंड ए से आपका अर्मेनिया, एंड आर से रशिया। अब आपने क्या करना है, अर्मेनिया का ना कुछ नहीं करना है, आर को काट देना है, GITA, बस रशिया निकाल देना, बाकी सेम है, जॉर्जिया, ईरान, टर्की, और अर्मेनिया की जगह पे अजरबैजान। जब आप अर्मेनिया को पूछोगे तो अजरबैजान, जब अजरबैजान को पूछोगे तो अर्मेनिया हो जाएगा, बस बाकी GIT सेम रहेगा। तो ये रही आपके लिए ट्रिक, इसको याद कर लेना। एक चीज और, अजरबैजान एक ऐसा, मतलब आपका ये क्या बॉर्डर शेयर करता है एक सी के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट सी, जिसका नाम है कैस्पियन सी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the name of the indigenously designed and built guided missile destroyer from India participating in the 5th edition of La Perouse? Indigenously designed और built आपकी जो guided missile है destroyer, तो बोलते हैं इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, अभी चला है आपका 5th एडिशन, कौन सी इसका एक्सरसाइज का, आपका ला पेरोज का। तो इंडिया की तरफ से भी गया होगा कोई ना कोई पार्टिसिपेट करने, गए थे। हमारी जो आपकी पूरी तरह से मेड इन इंडिया एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर गया, कहां से गया, वो है आपका INS मुंबई। INS मुंबई पार्टिसिपेट इन मल्टीनेशनल एक्सरसाइज ला पेरोज। तो INS मुंबई द इंडिजिनसली डिजाइन एंड बिल्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है आपका INS मुंबई। INS मुंबई क्या है आपका, एक इंडिजिनस मतलब फुली मेड इन इंडिया डिजाइन एंड बिल्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, और ये पार्टिसिपेट कर रहा है 5th एडिशन ऑफ मल्टी नेशनल एक्सेस ला पेरोज के अंदर, और ये हो चुकी है क्योंकि हम लोग पीछे का पढ़ रहे हैं। तो 16 जनवरी को ये स्टार्ट हुई थी, 24 जनवरी को ये खत्म हुई। और दिस इटरेशन ऑफ द एक्सरसाइज इन्वॉल्व्स, इटरेशन होता है यात्रा,
आइटेरेशन या इटरेशन, इसका मतलब होता है मतलब आपका ही यात्रा करना। तो इसके अंदर आपकी क्या-क्या चीज़ें हुई, जैसे कि इसमें आपके पार्टिसिपेशन थी, पर्सोनल थे, फिर सरफेस एंड सब सरफेस एसेट्स थे। एसेट्स होते हैं प्रॉपर्टी मान जो भी आपके मिसाइल सिस्टम में है। फ्रॉम 9 इंडो पैसिफिक नेशंस कौन-कौन से? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, देन आपका यूएस एंड इंडोनेशियन नेवी, और साथ में आपकी मलेशिया की नेवी एंड सिंगापुर नेवी एंड रॉयल कैनेडियन नेवी। तो इन सब ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। 2 फेजेस के अंदर हुआ, ठीक है, 2 फेजेस के अंदर हुआ। तो 2 फेजेस भी आपके जो फर्स्ट फेज था वो चला 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में, जो हुआ मलक्का और सुंडा स्टेट में। कहाँ पे हुआ? मलक्का और सुंडा स्टेट में। और जो सेकंड फेज था वो हुआ आपका लोम्बक स्टेट में। यहाँ पे भी मैं समझाना चाहूंगी क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन बनेगा, यहीं से बनेगा, कोई एक्स्ट्रा नहीं वो उठाएंगे आपसे। देखो क्या बोला इन्होंने, मलक्का एंड सुंडा स्टेट, दूसरा बोला लोम्बक स्टेट। 2 चीजें होती हैं, आपको पता होगा, एक होता है स्ट्रेट, एक होता है इस्थमस। स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट होता है एक नैरो बॉडी होती है वाटर की, जो क्या करती है 2 बड़ी बड़ी बॉडीज को कनेक्ट करती है आपस में। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाली बॉडी है, एक नीचे, बीच में एक क्या है आपका पतला सा एक नैरो वाटर बॉडी है, ठीक है, पानी वाली बॉडी है ना, इसी को लोम्बक स्टेट बोला हुआ है। तो ये क्या कर रहा है, इन 2 बड़ी वाटर बॉडी को आपस में जोड़ रहा है, तो वो होता है स्टेट। एक होता है इस्थमस। इस्थमस होता है वो लैंड की स्ट्रिप होती है, एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड। मान लीजिए ये बड़ा सा एक लैंड है, ये एक बड़ा सा लैंड है, और इन दोनों के बीच में ना एक पतला सा ऐसे को लैंड है, वो इनको कनेक्ट कर रहा है इन 2 बड़े लैंड मासेस को, तो उसको बोलते हैं इस्थमस। इसको बोलेंगे हम इस्थमस, ये जो नैरो सा है, ये 2 जमीनी टुकड़ों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। और जो स्ट्रेट होता है 2 वाटर, ये पानी का ही एक पतली से नैरो बॉडी होगी, जो बड़ी लैंड मतलब आपकी वाटर बॉडी को क्या करेगी, कनेक्ट करेगी। अब ये क्या बोल रहे हैं, मलक्का एंड सुंडा स्टेट। अब ज्यादा नहीं, आपको इतना पता होना चाहिए अगर मलक्का सुंडा स्टेट न्यूज में है, कि जो मलक्का स्टेट है ये किन 2 कंट्री के बीच में आता है। मलक्का, एम से मलेशिया, और एक तरफ होगा इंडोनेशिया। फॉर एग्जाम्पल ये है आपका मलक्का स्टेट, ठीक है, तो इसकी एक तरफ यहाँ पे ऊपर है आपका मलेशिया और नीचे है आपका इंडोनेशिया। अब ये तो वाटर बॉडी है, ये तो वाटर बॉडी है ना, तो इसका मतलब है ये तो नैरो सी है, इसके यहाँ पे बड़ी बड़ी वाटर बॉडी होगी जिनको ये आपस में कनेक्ट करता है। तो ये कनेक्ट करता है आपका अंडमान सी को, ठीक है, अंडमान सी किसका पार्ट है, इंडियन ओशन का। और दूसरी तरफ है आप करता है ये कनेक्ट साउथ चाइना सी को। एक तरफ मान लीजिए आपका क्या है यहाँ पे इंडियन ओशन, और दूसरी तरफ है आपका पैसिफिक ओशन। उसमें से भी ये तो बड़ा होगा, तो इंडियन ओशन का जो अंडमान सी है और पैसिफिक ओशन का जो पार्ट है साउथ चाइना सी, यहाँ पे पड़ता है ना आपका साउथ चाइना सी, चाइना वाला पार्ट आता है यहाँ पे, तो साउथ चाइना सी को क्या करता है, ये आपस में कनेक्ट करता है। इसको इरेज कर देती हूँ, नहीं तो बहुत ज्यादा खिचड़ी बन जाएगी। ओके, तो याद नोट डाउन करना तो कर लो कि जो मलक्का स्टेट है ये कनेक्ट करता है अंडमान सी को साउथ चाइना सी के साथ। अंडमान सी जो कि पार्ट है इंडियन ओशन का, ठीक है, और जो साउथ चाइना सी है जो कि पार्ट है आपका पैसिफिक ओशन का। उसी तरीके से है आपका सुंडा स्टेट। सुंडा स्टेट क्या करता है, ये एक स्टेट है 2 इंडोनेशियन आइलैंड के बीच में, जो आपके 2 इंडोनेशियन आइलैंड है उनके बीच में, ये है आपका सुंडा स्टेट, ठीक है, नैरो सी बॉडी है ऐसे को। और ये क्या करता है, इसके एक तरफ है आपका जावा आइलैंड, जावा आइलैंड, और दूसरी तरफ है आपका इसका सुमात्रा आइलैंड। अब ये क्या किसको कनेक्ट करता है, ये कनेक्ट करता है जावा सी को आपके इंडियन ओशन के साथ, ठीक है। ओके, फिर एक लॉम्बॉक स्टेट है, अगर आपको याद रहेगा, तो ये स्टेट है, ये आपका बाली सी के अंदर है, ये कनेक्ट करता है इंडियन ओशन को आपकी मतलब कि बाली सी के साथ। एक तरफ बाली सी है, ये इसको पढ़ने की मतलब आपको मेरे को बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है। ये देखिए, ये है लोम्बक स्टेट, और एक तरफ क्या है आपका बाली है, दूसरी तरफ लोम्बक है। तो ये बाली और लोम्बक क्या है, दोनों लैंड एरिया है, तो बीच में आ गई पतली सी नैरो बॉडी। अब ये जो नैरो सी बॉडी है ये किसको कनेक्ट करती है, एक तरफ होगा इसमें आपका
बाली सी, और दूसरी तरफ यहाँ पे है आपका इंडियन ओशन। बस इनको कनेक्ट करता है ये। जैसे यहाँ पे अच्छे से दिया है सुंडा, यहाँ पे आपका लॉम्बॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मंथली स्टाइपेंड प्रोवाइडेड टू इंटर्न्स अंडर द निक्सी इंटरनेट गवर्नेंस इंटर्नशिप? मंथली जो स्टाइपेंड है वो प्रोवाइड किया जा रहा है मतलब इंटर्न्स को। इसमें कुछ भी नहीं है, बस सिंपल सा याद रखना है आपने, जो निक्सी इंटरनेट गवर्नेंस इंटर्नशिप के तहत जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, मंथली स्टाइपेंड प्रोवाइड करेगी अपने इंटर्न्स को। कितना? 20,000। बस इतना सा याद रखना है आपने, इसमें ज्यादा कुछ नहीं याद करना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है भी, मतलब इतना ज्यादा कुछ इसमें डेप्थ में समझने की जरूरत नहीं है। तो निक्सी की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इन्होंने अनाउंस किया है टू लॉन्च ऑफ इट्स इंटरनेट governance internship and capacity building scheme. This provide aim to build awareness and develop expertise in the internet governance among Indian citizens. जो भी हम लोग जो इंडियन सिटीजन हैं, हमारे अंदर जो इंटरनेट गवर्नेंस में थोड़े हम एक्सपर्ट हो, अवेयरनेस फैले, उसके लिए इन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। और जो भी इंटर्न्स होंगे इनके अंडर काम करेंगे उनको ये 20,000 देंगे बस। और ये जो प्रोग्राम होगा ये ऑफर करेगा आपका बाई एनुअल इंटर्नशिप विद 2 पैरेलल ट्रैक में। एक 6 मंथ का प्रोग्राम रहेगा, एक 3 महीने का प्रोग्राम रहेगा, और जो फिक्स स्टाइपेंड दिया जाएगा पर मंथ उनको 20,000 दिया जाएगा बस। दूसरा, निक्सी के बारे में अगर हल्का सा अगर न्यूज में है तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि निक्सी सेटअप कब हुआ था, 19 जून 2003 को। और एक इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। और एक नॉट फॉर प्रॉफिट आपका क्या एक कंपनी है ये, सेक्शन 8 की। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिट्टी के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम इन शॉर्ट मिट्टी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम वॉन द 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी? इसमें भी कुछ भी नहीं है याद करने वाला, इसमें सिंपल सा याद रखना आपने कि विजय हजारे ट्रॉफी है, इस बारी वो किसने जीती है? तो कर्नाटका ने जीती है, और लगातार 5 बार जीती है इन्होंने। तो किसने जीती है ये? कर्नाटका ने जीती है। और 5th टाइम रिकॉर्ड, मतलब इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए आपको, 5 बार लगातार ये जीतते आ रहे हैं। और इन्होंने हराया किसको? एक चीज ये याद रखनी है, पूछा जाता है, तो इन्होंने हराया है विदर्भ को। बस इतना सा याद रखना है आपने। दूसरा आपने क्या याद रखना है? एक तो ये याद रखना है कि इन्होंने इसको 5 बार जीता है। और हिमाचल के बारे में याद रखना है, हमारे हिमाचल प्रदेश ने भी एक बार जीता था विजय हजारे ट्रॉफी को, तब काफी न्यूज में रहा था ये। तो हमने जीता था 2021-22 में, और हमने किसको हराया था? तमिलनाडु को। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, कब जीता था? 21-22 में, और तमिलनाडु को हमने डिफीट किया था। एंड ऋषि धवन लेड हिमाचल प्रदेश बीट तमिलनाडु टू विन देयर फर्स्ट एवर विजय हजारे ट्रॉफी। तो ऋषि धवन उस टाइम काफी न्यूज में भी बने थे, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु क्लेम द वीमेंस सिंगल टाइटल एट द इंडिया ओपन 2025? ये भी सिंपल सी न्यूज है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो वीमेंस सिंगल टाइटल हुआ इंडिया ओपन का, इंडिया ओपन मींस आपका ये जो कौन से स्पोर्ट में होता है? ये बैडमिंटन में होता है। तो आपको पूछा जा रहा है कि वीमेन सिंगल टाइटल किसने जीता इंडिया ओपन जो 2025 का हुआ? तो ये जीता है ऑप्शन सी, एन से यंग। ये है आपकी साउथ कोरिया की एन से यंग, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया की है, साउथ कोरिया की। बहुत यंग सी लड़की है कोरिया से, जिन्होंने इंडिया में आके इंडिया ओपन जीता। ऐसे याद कर सकते हो आप, आंसी यंग। फिर आपने मेल की कैटेगरी में भी याद रखना है कि किसने जीता है। तो ये जीता है विक्टर एक्सेलसेन ने। तो विक्टर, जिनको आदत होती है कि मेरे को विक्ट्री लेनी है, तो इंडिया में आके भी उन्होंने विक्ट्री क्या ली, और वो कहाँ से हैं? डेनमार्क से हैं, विक्टर एक्सेलसेन। ये है आपकी विक्टर एक्सेलसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where is the headquarter of the National Institute for Research on Commercial Agriculture located? ये इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा मतलब समझने वाला है, वैसे तो कुछ भी नहीं है। पूछा जा रहा है आपका कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर जो है आपका NIRCA निरसा, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो उसका हेडक्वार्टर है आपका आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर। ये याद रखना आपने, निरसा की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर। देखो कमर्शियल एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। कमर्शियल आपको पता है कि कमर्शियल चीजें क्या होती हैं? कमर्शियल मतलब कि आपकी, जब ब्रिटिश आए थे ना, तो ब्रिटिश क्या करते थे? हमारे किसानों को, हमारे जमींदारों को वो अच्छे से खेती नहीं करने देते थे, अपने जो खाने वाली चीजें होती उनको उगाने नहीं देते थे। वो बोलते थे टी की खेती करो, टोबैको की खेती करो, कॉफी की खेती करो, क्योंकि उसमें पैसा बहुत है। उनको बोलते हैं कमर्शियल क्रॉप्स, ठीक है। तो ये है आपका इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर
तो ये कहाँ पे लोकेट हुआ है, आप इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो, जो ब्रिटिश है ना, उन्होंने ना बिल्कुल अंधाधुंध काम किया था कमर्शियल एग्रीकल्चर में, अंधाधुंध। तो आंध्र प्रदेश के अंदर किया था उन्होंने अंधाधुंध काम, ठीक है, कमर्शियल एग्रीकल्चर में, तो वहीं उसका हेडक्वार्टर बना दिया। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका पुराना नाम था सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, और टोबैको है आपकी एक कमर्शियल क्रॉप, ये आपने याद रखना है। ICAR रीनेम्स सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, पहले इसका नाम हुआ करता था सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो बोला सिर्फ टोबैको से रिलेटेड थोड़ी ना है, सिर्फ टोबैको ही थोड़ी ना होता है, यहाँ पे और भी तो कमर्शियल चीजें होती हैं, तो नाम चेंज कर दिया, नाम रख दिया ICAR, ठीक है। तो क्या बन गया आपका, निरसा बन गया पूरा फिर आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर, मतलब कि ICAR ने इसका नाम चेंज किया है। ICAR क्या है आपका, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो उन्होंने इसका नाम चेंज करके कर दिया सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और जो सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी प्रॉपर कहाँ पे आपका, राजामुंदरी, आंध्र प्रदेश। तो अब इसका हेडक्वार्टर जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर है, लेकिन नाम चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे एक चीज याद करनी है, ICAR हैज सेट अ न्यू मैंडेट टू फोकस ऑन रिसर्च ऑफ 4 कमर्शियल क्रॉप। टर्मरिक हमने कल परसों ही पढ़ा था, टर्मरिक बोर्ड। अब आप मुझे फटाफट से बताओगे, जो टर्मरिक बोर्ड है अभी अभी उसका वो आपके उसका क्या किया है, मतलब स्थापना की है अभी फर्स्ट टाइम ही, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बताओ 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 बताओ। मैंने बताया था आपको, ये हमने पढ़ा भी था, ये तेलंगाना के अंदर था, और स्टेटमेंट भी दी थी वहां पे कि हैदराबाद तेलंगाना। फिर मैंने कहा तेलंगाना ठीक है, लेकिन हैदराबाद नहीं है, निजामाबाद है, ठीक है। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे बना है आपका नेशनल टर्मरिक बोर्ड का, निजामाबाद तेलंगाना के अंदर। और हमने एक पढ़ा था कि उसके जो सबसे पहले चेयरपर्सन कौन बने हैं, गंगा रेड्डी, पल्ले गंगा रेड्डी, ठीक है। तो आपका टर्मरिक भी कमर्शियल क्रॉप है, चिली कमर्शियल क्रॉप है, कैस्टर कमर्शियल क्रॉप है, अश्वगंधा। अब मेरा अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, अश्वगंधा जिसको हम इंडियन जिनसेंग के नाम से जानते हैं, इन एडिशन टू टोबैको, बोले सिर्फ टोबैको ही थोड़ा ना, बाकी सब चीजें भी तो हैं कमर्शियल क्रॉप, तो इसलिए इसका नाम चेंज करके रख दिया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर। अब मुझे आप बताओ, हमने एक न्यूज पढ़ी थी जुलाई के महीने में, जब हमने जुलाई का करंट अफेयर किया था, तो हमने वह न्यूज पढ़ी थी कि एक देश है जिसने अश्वगंधा के ऊपर बैन लगा दिया है, बताओ जरा, है याद है आपको? ऑप्शन मतलब हिंट दूं मैं आपको, अभी अभी हमने ऊपर एक न्यूज पढ़ी जिसमें हमने देखा इंडिया ओपन मैन कैटेगरी में जीता विक्टर ने, विक्टर एक्सेलसेन ने। वो कौन सी कंट्री से थे, वही कंट्री थी जिसने अश्वगंधा पे बैन लगाया, अब तो बता दो। अभी अभी पढ़ा हमने ऊपर, कैपिटल बता देती हूँ और हिंट दे देती हूँ, कोपनहेगन। अब तो बता दो, कोपनहेगन किसकी कैपिटल है? रिवीजन किया करो, डेनमार्क की। तो डेनमार्क ने क्या किया था, अश्वगंधा के ऊपर बैन लगाया था, और फिर हमारे जो आयुष मंत्रालय था उसने बहुत विरोध किया था कि आपने कैसे लगा दिया, आपको पता है कितनी सदियों से इसका यूज कर रहे हैं। 2023 में लगाया था, क्या बोल रहे हो? 2023 में लगाया था बैन। हाँ, ये ठीक रहा है आपको याद, 2023 में ये रहा था, और डेनमार्क ने लगाया था, ठीक है। और हेडक्वार्टर हमने देख लिया इसका कहाँ पे, राजा महेंद्र बर्मन CTR है वाज एस्टेब्लिश्ड, ये बहुत पुराना है, 1947 के अंदर इसका क्या की थी, एस्टेब्लिश हुआ था ये। और 2 कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो कि लोकेटेड हैं आपके काला वचारला एंड कंडुकूर, आंध्र प्रदेश के अंदर 2 कृषि विज्ञान केंद्र। इसको लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर काफी हो गया। Which state recently announced its withdrawal from the WHO? ये भी मैंने आपको बताया था जब हम वैसे ही कर रहे थे जनरली, कि मैंने कहा अभी न्यूज में अभी हाल ही में ट्रम्प जी US के प्रेसिडेंट बन गए, तो उन्होंने सबसे पहले आते ही बड़े और से काम कर दिए। सबसे पहला काम उन्होंने किया कि WHO से विड्रॉ कर लिया। रीजन क्या दिया, बोलते हैं इन्होंने COVID-19 में ना बहुत भेदभाव किया है। दूसरी स्टेटमेंट उन्होंने ये दी, बोलते सबसे ज्यादा फंडिंग हम इनको देते हैं, हम ही निकल जाएंगे, देखते क्या होता है इनका। और एक्चुअल में WHO में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा जो फंडिंग जाती है वो आपकी US से जाती है, तो इन्होंने विड्रॉ कर दिया। ट्रम्प साइंस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर विड्रॉइंग US फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्वेश्चन भी जरूर आएगा आपको। द यूनाइटेड स्टेट विल एग्जिट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प।
द ग्लोबल हेल्थ एजेंसी हैड मिस हैंडल, उन्होंने बोला कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान इन्होंने अच्छे से नहीं किया, मिस हैंडल किया, और इंटरनेशनल हेल्थ क्राइसिस के दौरान इन्होंने अच्छे से काम नहीं किया। फिर दूसरा इन्होंने बोला कि हम इनको बहुत ज़्यादा फंडिंग देते हैं। WHO हैज़ फेल्ड टू एक्ट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द इनएप्रोप्रिएट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ WHO मेंबर स्टेट्स एंड रिक्वायर्ड अनफेयरली अनजस्ट पेमेंट्स फ्रॉम द US। बोलते अकेले कुछ कर ही नहीं सकता है, हम इसको इतनी फंडिंग देते हैं, देखते हैं हमारे बगैर क्या होता है। दैट आर डिस्प्रोपोर्शनेट टू द सम्स प्रोवाइडेड बाय अदर लार्जर कंट्रीज सच एज चाइना। बोलते इतने बड़े बड़े देश हैं चाइना वर्गे, वो नहीं अच्छे से देते हैं इनको फंडिंग, हम इतनी अच्छी फंडिंग देते हैं इनको, बहुत ज्यादा फंडिंग देते हैं, उसके बावजूद ये हमारे को मतलब अनफेयर काम करते हैं ये। द यूनाइटेड स्टेट इज बाय फार फॉर द WHO's बिगेस्ट फाइनेंशियल बैकर। तो बोलते हम सबसे बड़ा बिगेस्ट मतलब पैसे के मामले में सबसे ज्यादा अगर बैक है इनके लिए तो वो हम है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग अराउंड 18% ऑफ इट्स ओवरऑल फंडिंग। 100% में 18% सिर्फ और सिर्फ US मतलब हम ही देते हैं इनको। WHO मोस्ट रिसेंट 2-year बजट फॉर 2024-25 जिसमें जो कितना था इनका $6.8 बिलियन का। अब थोड़ा सा WHO के बारे में देख लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये एस्टेब्लिश हुआ था 1948 में, और ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। आपको पता है UN के अंदर बहुत सी डिफरेंट डिफरेंट एजेंसी हैं, उसी में से एक है आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दैट कनेक्ट नेशंस पार्टनर एंड पीपल टू प्रमोट हेल्थ एंड कीप द वर्ल्ड सेफ एंड सर्व द वल्नरेबल सो एवरीवन एवरीवेयर कैन अटेन द हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ। ताकि बहुत सारे जो भी जितने भी लोग हैं कनेक्टिविटी बनाए सके, किसी भी नेशन को कोई भी किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है वहां पे तो उसको फंडिंग दे सके, तो WHO करता है वो काम। रीजनल ऑफिस कहाँ कहाँ है इसके? 6 रीजनल ऑफिस हैं इसके, ये आपको याद होने चाहिए। एक अफ्रीका में है और अमेरिकाज में है आपका, उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया में है, यूरोप में है, मतलब सभी जो भी कॉन्टिनेंट है सब जगह है, और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में है एंड वेस्टर्न पैसिफिक में है। और हर एक रीजनल ऑफिस जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड सपोर्टिंग WHO's वर्क इन देयर रिस्पेक्टिव रीजन, कि उनकी हेल्प करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं। 7:30 तक कर लेते हैं 7:30 तक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements are correct regarding the national health mission? The national health mission was launched in 2005 focusing on rural areas and expanded to urban areas in 2013। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है जो आपका नेशनल हेल्थ मिशन है, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। बुरे इसको लॉन्च किया गया था 2005 में, रूरल एरिया के ऊपर फोकस किया था इसने, फिर धीरे धीरे 2013 में अर्बन एरिया के ऊपर भी फोकस करना शुरू किया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जब आपका नेशनल हेल्थ मिशन आया था ना, तो उसमें से सबसे पहले उसने रूरल रीजन के ऊपर काम किया था। तो नेशनल हेल्थ रूरल मिशन आया था पहले 2005 के अंदर, फिर 2013 में बोला कि जो अर्बन जो शहरी एरिया है वहां पे भी इसको मतलब लॉन्च कर लेते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन ओनली फोकसेस ऑन कम्युनिकेबल डिजीज एंड डज नॉट एड्रेस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये गलत स्टेटमेंट है। जो नेशनल हेल्थ मिशन है ना, वो सिर्फ कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर नहीं फोकस करता है, वो कम्युनिकेबल डिजीज और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है दोनों के ऊपर काम करता है। तो इस वजह से आपकी स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। कैबिनेट अप्रूव्स कंटिन्यूशन ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन फॉर अनदर 5 years। ये न्यूज में इसलिए आई है क्योंकि इसको मिला है एक्सटेंशन और 5 सालों का, बोलते 5 साल और काम करिए आप। The Union Cabinet approved continuation of the National Health Mission for another 5 years. The National Rural Health Mission was launched in 2005। ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये याद रखना है कि जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था रूरल इलाकों के लिए, वो लॉन्च हुआ था 2005 में, और अर्बन एरिया के लिए कब आया था? 2013 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। द मेन प्रोग्रामेटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग इन रूरल एंड अर्बन areas for reproductive, maternal, neonatal, child and adolescent health एंड कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसमें सब कुछ देखा जाता है। मैटरनल, न्यूनेटल मतलब कि जो आपकी मैटरनल होती है, प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, और जो न्यूली बॉर्न बच्चे होते हैं, और एडोलसेंट हेल्थ होती है, या फिर कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, उन सबको ही पूरे एरिया को ये क्या करते हैं? कवर करते हैं। और NHM इन्विजेज करता है आपका, ये करता है अचीवमेंट ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस टू इक्विटेबल, अफोर्डेबल, क्वालिटी हेल्थ केयर मिले सबको, मतलब कि अफोर्डेबल मिले और उनके बजट के अंदर हो, और अच्छे से मतलब कि लोगों की नीड पूरी हो सके हेल्थ को लेके। एंड मेजर इनिशिएटिव कौन कौन से हैं जो इसके अंडर लिए गए थे? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जिसका पार्ट मैं भी रह चुकी हूँ। तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम एक ये है। उसके बाद राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, देन राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम हैज बीन लॉन्च, ये हुआ था 6 फरवरी 2013 को, पालघर थाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर लॉन्च हुआ था। ये कब हुआ था इसको याद कर लेना बेशक।
कि जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है इसको लॉन्च किया गया था 6 फरवरी 2013 को पालगढ़ थाने में, जो कि आपका महाराष्ट्र के अंदर है। दिस न्यू प्रोग्राम हैज बीन envisaged टू स्क्रीन एंड treat or manage a set of health conditions including defect at birth, deficiencies, disease and development delays including disability। मतलब कि कोई भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, बर्थ के टाइम पे ही हो रही है या बाद में उसको कोई कमी रह जा रही है, कोई बीमारी हो जा रही है उस वजह से, तो उन सब चीजों को ये क्या करते हैं, स्क्रीन करते हैं और मैनेज करते हैं और ट्रीटमेंट देते हैं। द प्रोग्राम वुड कवर मोर देन 27 करोड़ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 18 ईयर्स इन अ फेज्ड मैनर। तो आपके 0 से 18 ग्रुप के आ जाते हैं इसके अंदर, और 27 करोड़ से ज्यादा बच्चों को इन्होंने कवर भी कर लिया इस प्रोग्राम के अंदर। जितने भी न्यूबॉर्न आपकी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी में पैदा होते हैं या फिर होम पे, उनके लिए आपको पता है ना, आशा वर्कर होती हैं, जो हेल्थ पर्सोनल होते हैं आपकी आशा रिस्पेक्टिवली, एंड 6 वीक्स टू 6 ईयर्स एट आंगनवाड़ी सेंटर। आपके 5-6 साल तक आंगनवाड़ी में मुफ्त में राशन मिलता है, मुझे भी मिला था जब मेरी बेटी हुई थी। एंड 6 ईयर्स टू 18 ईयर्स एनरोल्ड इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल के अंदर भी इनको पूरी फैसिलिटी मिलती है, और जो मतलब पूरी फर्दर मैनेजमेंट जो होती है अप्रोप्रिएट फैसिलिटी के साथ बच्चों को दी जाती है। एंड इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द सेम और डेडिकेटेड मोबाइल ब्लॉक हेल्थ टीम्स, जैसे आयुष डॉक्टर होते हैं आपके, एएनएम स्टाफ नर्स, ये ना हर महीने क्या करते रहते हैं, फ्री में चेकअप ये करते रहते हैं। इम्प्लीमेंटेशन फ्री ड्रग एंड फ्री डायग्नोस्टिक सर्विसेज, ये सिर्फ आपने याद नहीं करना है, ये सिर्फ आपने रीड करनी है, ये चीजें जो याद करने वाली वो मैं हाईलाइट कर दूंगी। पीएम नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, ये सब पुराने हो गए हैं आप, जिसमें से जैसे कि आयुष्मान भारत है, ये अभी भी आपका मतलब है पुराना, लेकिन 5-6 साल तो हो ही गए इनको। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन एडमिटेड एज द पार्टनर कंट्री ऑफ द ब्रिक्स ब्लॉक। ये हमने पढ़ा है, अब आपको पता होना चाहिए, ये तो चलो न्यू है, लेकिन इसमें एक न्यूज हमने पढ़ी थी कि अभी हाल ही में ब्रिक्स का एक परमानेंट मेंबर बना है। तब तक आप सोचो कौन बना है, अगर याद आता है तो बोल देना, नहीं तो आगे इसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन एडमिटेड एज अ पार्टनर कंट्री टू द ब्रिक्स ब्लॉक। तो बोलते कौन सा देश है जिसको हाल ही में रिसेंटली एडमिट किया है पार्टनर कंट्री के तौर पे ब्रिक्स ब्लॉक में। अब आपको पता ही है ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स में होती है आपकी, सबसे पहले बना था आपका ब्रिक, हमने पढ़ा था, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका ने बोला प्लीज मुझे भी ले लो, ठीक है, फिर बन गया आपका ब्रिक्स, BRICS। अब तो धीरे 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 अब ये काफी ज्यादा मतलब बड़ा हो चुका है। B से ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका, ठीक है। और अभी कौन कर रहा है इसको, 25 नंबर का जो अभी 2025 के अंदर हो रहा है, होस्ट कौन कर रहा है, ब्राजील, है ना। पिछली बारी किसने किया था, रशिया ने किया था, एग्जाम में आया था, ये 2-3 एग्जाम में आया था पिछले साल ये, तो रशिया ने किया था, कहाँ पे, कजान के अंदर। तो ये है आपका जो अभी एडमिट हुआ है पार्टनर कंट्री ब्रिक्स ब्लॉक के अंदर, वो है नाइजीरिया। कौन है, नाइजीरिया। Nigeria has been admitted as a partner country of the BRICS bloc of developing economies। तो बोला जा रहा है कि जो नाइजीरिया है वो एडमिट हुआ है आपका पार्टनर कंट्री ऑफ द ब्रिक्स ब्लॉक ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज। तो ये है आपका नाइजीरिया। ब्राजील होल्ड द ब्लॉक्स प्रेसिडेंसी, हमें पता 2025 की ब्राजील, एंड नाइजीरिया बिकम द 9th ब्रिक्स पार्टनर कंट्री। और जो नाइजीरिया है ये कौन से नंबर की ब्रिक्स पार्टनर कंट्री बनी है, 9th नंबर की। और इसने ज्वाइन किसको किया है, बेलारूस को, बोलीविया को, क्यूबा को, कजाकिस्तान को, मलेशिया को, थाईलैंड को, युगांडा को और उज्बेकिस्तान को। अच्छा, अब नाम आया तो पूछ लेती हूँ, मुझे बताओ युगांडा का, हमने ना अभी कल परसों एक डिक्लेरेशन पढ़ा था, युगांडा में एक जगह है बहुत फेमस के से, तो हमने पढ़ा था, बोल ही दिया मैंने, कंपाला डिक्लेरेशन पढ़ा था हमने, है ना, एग्रीकल्चर की फील्ड से रिलेटेड था वो, ठीक है। ब्रिक्स हैज एक्सटेंडेड टू इंक्लूड 22 कंट्रीज कंप्राइजिंग फुल मेंबर एंड पार्टनर नेशंस। तो इसके अभी काफी ज्यादा एक्सपेंड हो गया, पहले स्टार्टिंग में 4 थे, 4 से 5 हुए, और आज की डेट में 22 कंट्रीज इसके अंदर इंक्लूड हो गई हैं, जिसमें से कुछ फुल मेंबर कंट्री बनी है, कुछ पार्टनर नेशन। अब आप मुझे बताओ, अगर आपको याद आ गया, जो हमने न्यूज पढ़ी थी इसकी अभी कुछ दिन पहले, हमने पढ़ा था कि कौन इसका अभी फुल मेंबर बन गया है। अब ये बनी है आपकी नाइजीरिया पार्टनर नेशन। तो पार्टनर नेशन में और फुल मेंबर में फर्क होता है। कौन बना था इसका फुल मेंबर, तो वो बना था आपका इंडोनेशिया, ठीक है। और ये बना है आपका नाइजीरिया 9th नंबर का, क्या बना, ये पार्टनर नेशन। तो ये ध्यान रखना, मतलब उसको ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, कि वहां पे पार्टनर पूछा है या फिर फुल मेंबर पूछा है। 5 न्यू मेंबर्स कौन है इसके ब्रिक्स प्लस में, जो मतलब फुल मेंबर हैं, इजिप्ट है, इथियोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब है और यूएई है।
और इंडोनेशिया ऑफिशियली इसने ज्वाइन को कर लिया था ब्रिक्स ग्रुप को, है ना, और 10th नंबर का बना था ये आपका। एंड टर्की, अजरबैजान, मलेशिया हैव फॉर्मली अप्लाइड टू बिकम ब्रिक्स मेंबर। इन्होंने अभी फॉर्मली अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अभी तक मिला नहीं है इनको कि आपको बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा, लेकिन अप्लाई किया हुआ है इन्होंने, टर्की ने एंड अजरबैजान ने और मलेशिया ने। ब्रिक्स आर फॉर्म्ड बाय ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। 2009 में फॉर्म हुआ था, 2010 में साउथ अफ्रीका आ गया, बोला मुझे भी ऐड कर दो, हमने पढ़ा हुआ है। एज अ काउंटर वेट टू द ग्रुप ऑफ, जो आपका G7 है, तो वो भी था, उसको काउंटर करने के लिए बोला हम भी बनाते हैं ब्रिक्स। जो आपका G7 है ना, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री आती है आपकी, जैसे कि US, UK, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, उसके अंदर वो आते हैं आपके कनाडा, तो 7 कंट्री आती है उसमें। पहले पता है आपको G7 ना, मैं बताती हूँ, पहले ना आपका G7 G8 हुआ करता था, फिर G8, अब बोलोगे 8वां कौन था? 8वां था रशिया, लेकिन रशिया ने कर दी एक गड़बड़, जिसकी वजह से रशिया को बोला आप चलो बाहर, फिर रह गया G7। Okay, 2014, the Fortaleza Declaration was adopted as the 6th BRICS Summit and it marked the establishment of the new development bank NDB. Most important, पूछा जाता है, जो आपका NDB है, इसको एस्टेब्लिश किया गया, और NDB का हेडक्वार्टर पूछा जाता है, NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर है आपका फिलीपींस मनीला के अंदर, ठीक है। और जो इसके लिए जो डिक्लेरेशन आया था 2014 के अंदर आया था, फोर्टालेजा डिक्लेरेशन, तो उसका अडॉप्ट किया गया था 6 जब, अब वो फोर्टालेजा डिक्लेरेशन देखो इंपॉर्टेंट है, ये जो फोर्टालेजा डिक्लेरेशन है, ये कौन, आपसे पूछा जा सकता है बताओ कि ब्रिक्स के कौन से समिट में इसको अडॉप्ट किया गया था, तो वो आपने ध्यान रखना है कि कौन से में किया गया था, 6th में किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। और जब इसको इन्होंने अडॉप्ट किया, तो उसी में इन्होंने क्या किया, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसकी स्थापना की थी, ठीक है, जिसको अब ADB बोलते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, अब इसको पहले न्यू NDB बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड द डेवलपमेंट ऑफ द ख्वाचम डिजास्टर रिस्क वार्निंग सिस्टम? कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सपोर्ट किया है डेवलपमेंट ऑफ द ख्वाचम डिजास्टर रिस्क वार्निंग सिस्टम? मतलब कि एक डिजास्टर रिस्क वार्निंग सिस्टम है, उसको तैयार किया है, उसका नाम है ख्वाचम, KAWACHAM। तो ये किसने किया है ये काम? ये किया है वर्ल्ड बैंक ने। तो वर्ल्ड बैंक ने बोला कि हम उसको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, बोला ठीक है। तो केरला के CM जो आपकी पिनराई विजयन है, उन्होंने लॉन्च किया इसको ख्वाचम को, जो कि एक डिजास्टर रिस्क वार्निंग सिस्टम है। आपको पता है नीचे आता है बिल्कुल, वो सदर्न इंडिया के अंदर आता है केरला, और वहां पे ना मॉनसून बहुत ज्यादा नुकसान करती है, ठीक है, तो डिजास्टर आते रहते हैं वहां पे। ये है आपकी पिनराई विजयन जी। अब ख्वाचम की ना फुल फॉर्म देख लो, केरला वार्निंग्स क्राइसिस एंड हजार्ड मैनेजमेंट सिस्टम, तभी इसका नाम पड़ा है ख्वाचम, केरला वार्निंग्स क्राइसिस एंड हजार्ड मैनेजमेंट सिस्टम, द डिजास्टर रिस्क वार्निंग सिस्टम। लॉन्च किसने किया इसको? CM पिनराई विजयन ने। अब आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है जी, जो ख्वाचम है जिसको केरला के द्वारा लॉन्च किया गया है, उसके लिए फंडिंग कौन दे रहा है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन दे रही है? तो कौन दे रहा है? वर्ल्ड बैंक, जिसमें वर्ल्ड में जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा वही देगा ना फंडिंग, ठीक है। डेवलप्ड बाय द केरला स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसको तैयार किसने किया है? केरला स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा, विद द सपोर्ट ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। सपोर्ट इसको किससे आया है? NDMA के द्वारा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि हमारे भारत की है, और वर्ल्ड बैंक ने बोला कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको फंडिंग देंगे, अब बनाइए। द एंटायर सिस्टम इंक्लूड अ नेटवर्क ऑफ 126 सायरन स्टोव लाइट यूनिट होंगी, इसमें सायरन बजेगा जब भी कुछ प्रॉब्लम होगी, एंड 93 इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स जो कनेक्टेड होंगे बाय BPN, डिसीजन सपोर्ट सॉफ्टवेयर एंड लार्ज डाटा सेंटर। पैनिक नहीं होना है किसी ने भी, इतना सब कुछ याद नहीं करना होता है। आपकी जो याद करने वाली चीज है ना, वो है आपके लिए ये सिर्फ इसलिए हम इतना डिटेल में पढ़ते हैं ताकि मतलब आपको याद रहे, क्योंकि जितना हम डिटेल में पढ़ते हैं वो हमें याद रहता है। आपके लिए जो याद करने वाली चीज है वो है ये कि एक तो ये ख्वाचम क्या है, ये एक डिजास्टर रिस्क वार्निंग सिस्टम है। तैयार किसने किया इसको? केरला स्टेट ने किया है। केरला स्टेट ने हेल्प किसकी ली है? कौन उसको सपोर्ट कर रहा है? वर्ल्ड बैंक कर रहा है, ठीक है, ये याद रखना है। लॉन्च किसने किया है? केरला के CM पिनराई विजयन जी ने किया है, बस ये करना है आपने याद। तो इसलिए ज्यादा पैनिक नहीं होना है कि इतना कैसे याद रखेंगे हम, इतना सा याद रखना है, पर डिटेल में पढ़ते हैं तो फिर याद रहता है लंबे टाइम तक।
और साथ में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बोला है हम भी सपोर्ट करेंगे। तो उसमें 126 सायरन स्टोव लाइट यूनिट होंगे, 93 इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर होंगे जिनको कनेक्ट किया जाएगा बीपीएन से। द सिस्टम विल प्रोवाइड टाइमली अलर्ट्स रिलेटेड टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट। अब अलर्ट है, अब नाम से तो पता लग रहा है ना क्या फुल फॉर्म है इसकी, केरला स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो सपोर्ट कर रहे हैं इसको, तो कवाचम को। तो इसके अंदर क्या होगा कि कोई भी अगर एक्सट्रीम वेदर इवेंट है, बहुत सिचुएशन अच्छी नहीं है, मौसम खराब होने वाला है, हैवी रेन होने वाली है, बहुत तेज हवाएं आने वाली हैं, तो पब्लिक को पहले क्या करेंगे, अवेयर कर देंगे कि भाई गड़बड़ होने वाली है, तो वार्निंग सायरन बज जाएंगे पहले ही। तो ये है बस। एंड डेवलप्ड एज द पार्ट ऑफ द नेशनल साइक्लोन मिटिगेशन प्लान। अब वो तो साइक्लोन भी उस सीजन में आते हैं, तो जो नेशनल साइक्लोन मिटिगेशन प्लान है उसी का ही ये एक पार्ट है। लोकेशन बेस्ड SMS किए जाएंगे, मतलब कि मैसेजेस आ जाएंगे, और नेटवर्क ऑफ सायरन सूरन बजेंगे यहाँ पे कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, तो प्लीज जल्दी से जगह खाली कर दीजिए। काफी इतना करते हैं, नहीं तो आप लोगों को लगेगा बहुत ज्यादा हो गया, बर्डन हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। थैंक यू।